अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी मंडला रहा है। साथ ही इंडिया में मौजूद वायरस की पाकिस्तान में आने की खबरें भी जो है वो उसके बायस खतरात मजीद बढ़ते दिख रहे हैं। ये खदशा है, लेकिन NCOC के मुताबिक इन इतलात में कोई सदाकत नहीं है ज़्यादा। दूसरी जानिब हुकूमती इक़दाम खुसूसन लॉकडाउन और अवाम की अक्सरियत की तरफ से SOPs पर अमल करने के भी मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं और मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की शरह जो है वो कम होती दिख रही है। ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो वहाँ वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी काबिल सताइश है। यास्मीन राशिद खुद एक तरफ कैंसर जैसे मौजी मर्ज से लड़ रही हैं, दूसरी जानिब वो सूबे में कोरोना के खिलाफ उनकी बेहतरीन जो हिकमत अमली है उसके सबब हालात बेहतर हो रहे हैं। उसके साथ पंजाब में जो है वो काफ़ी सारे ऐसे इकदाम हैं जिस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच जानेगा। ये बताइएगा कि जो फिगर सामने आ रहे हैं उनको, वो तो हमें लग रहा है कि केसेस में कुछ कमी आ रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि हम अपनी पीक से अब गुजर चुके हैं, सूरत हाल बेहतरी की जानिब जा रही है? लेकिन अगर ये कहेंगे तो लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे ओवरऑल सिचुएशन क्या है? देखिए, मेरा ख्याल है जो बात हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि नेचुरली आज से अगर हफ्ता पहले की आप बात करते तो तकरीबन 3000 केसेस सामने आ रहे थे। आज के दिन के अंदर अगर 1487 केसेस सामने आए हैं तो डेफिनेटली तादाद में तो थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन जो बात समझने की है वो ये कमी इसलिए आई है कि आपको पता है कि पिछले 10 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है SOPs के ऊपर। आपको पता है जुर्माने लोगों के किए गए, स्मार्ट लॉकडाउन्स हुए, लोगों को मना किया गया और बहुत सारे लोगों ने मास्क भी पहने शुरू कर दिए हैं। तो जो अहम बात समझने की है कि आप केसेस की इन्फेक्टिविटी को एहतियाती तदाबीरों से किस तरह कम कर सकते हैं। ये नंबर आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। यानी अगर 3000 से हम कम होकर 1400-1500 पे पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करें तो बहुत हद तक हम इस वबा को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि वबा अभी कहीं गई तो है नहीं। अगर आज भी केसेस 1500 सामने आए तो उसका मतलब इन्फेक्शन तो है। अब आ गया मसला कि नंबर ऑफ डेथ्स आज भी 67 लोगों की इंतकाल हुआ है। एंड दिस इज़ वेरी ट्रैजिक बिकॉज हर रोज़ एक एवरेज जो है वो बिटवीन 50 and 60 हम रोज़ाना डेथ्स देख रहे हैं। एंड हालांकि अब स्टेबलाइज, पहले से थोड़ी सी डेथ रेट कम हुई है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो ख़तरा किसी तरीके से भी टला है। तो जो अहम चीज़ कन्वे आपके प्रोग्राम के थ्रू करनी है वो ये है कि SOPs की प्रैक्टिस करने की वजह से केसेस की तादाद कम हुई है। जब केसेस की तादाद कम होगी तो सीरियस मरीजों की भी तादाद कम होगी। अब जब सीरियस मरीजों की तादाद कम होगी तो फिर अल्लाह ताला खैर रखे, नंबर ऑफ डेथ्स। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हद तक बात हुई, लेकिन जो पूरे मुल्क से फिगर्स आ रहे हैं वो आपके ख्याल में क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? अब तक तो मतलब दूसरी जानिब ये कि 40 साल से ज़्यादा लोगों की भी अब वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। ओवरऑल पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? क्योंकि इंडिया से तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ पर 20-30% भी इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाए तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो क्या किस तरफ जा रही है हमारी सिचुएशन? देखिए, अल्लाह ताला खैर रखे। जो इंडिया के हालात हैं वो तो देख के इतनी तकलीफ होती है बिकॉज उनका तो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मुकम्मल तौर पे कोलैप्स हुआ है और आप रोज़मर्रा देख रहे होते हैं कि लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और डेथ्स हो रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। आपको पता है पिछले 1.25 साल के अंदर NCOC और हम सब ने मिल के ये जो एक बहुत बड़ा ये ऑपरेशन हुआ है जिसके तहत हमने बेड कैपेसिटीज़ बढ़ाई, सब चीज़ों पे एहतियाती, और वी इंश्योर्ड कि जी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के बेड बढ़े, इंटेंसिव केयर के बेड्स बढ़े, ये क्या कहते हैं वेंटिलेटर्स बढ़े। उनकी वजह से आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी है वो बहुत हद तक बढ़ाई गई। अगर मैं सिर्फ पंजाबी की बात करूँ तो आप देखिए, जहाँ तक टेस्टों का ताल्लुक था, अगर कहाँ शुरू में हम सिर्फ 500 से लेके और 700 टेस्ट रोज़ाना कर सकते थे और कहाँ हम 22 से 23,000 टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने नंबर ऑफ लैब्स बढ़ा दिए, बल्कि मुसलसल बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम 5 लैब्स और बढ़ाई जा रही हैं। तो ये मैं तो सोचती हूँ कि हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात अंडर
कंट्रोल हैं, लेकिन ये किसी वक्त भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं अगर हमने एहतियात न बरती। और ये मेरा ख्याल है कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि आपका हमसाया मुल्क है, जो कि एक इतना बड़ा, आपको पता है कि इट्स अ ह्यूज कंट्री, और आजकल जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रहे हैं, वी मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस तरह की सिचुएशन किसी वक्त भी यहाँ भी डेवलप हो सकती है अगर हम हर वक्त एहतियात और हिफाजत न। चले डॉक्टर साहब, जो इस तरह से हमारी सेलिब्रेशंस होती हैं, जो हमारी रिवायात है, अब हम तो काफ़ी लोगों को, कोशिश हमारी यही रही है कि अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए आगाही फैलाते रहें कि आप घरों में रहें, मास्क पहने, हाथ ना मिलाएं, गले ना मिले। लेकिन क्या आप लोगों के कुछ खदशात ऐसे हैं आप लोगों को कि ईद के बाद ये केसेस जो हैं इसी SOPs ना फॉलो करने की वजह से काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, परेशानी अगर ना होती तो मेरा ख्याल है जो अभी हमने, आपको पता है कि मुकम्मल तौर पे पाबंदियां लगाई हैं मार्केट्स वगैरह पे, ख़ास तौर पे ईद चांद रात वगैरह के ऊपर, और लोगों को कहा है कि सादगी से ईद मनाएं। देखिए, इतनी बड़ी वबा दुनिया में फैली हुई है, लाखों लोग इंतकाल कर गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी आप देखिए कि कितनी डेथ्स हो गई हैं। हम लोगों को इस मरतबा अपनी ईद जो है वो सादगी से मनानी चाहिए, और जितनी सादा तरीके से आप ईद मनाएंगे और जितना मेलजोल थोड़ा कम रखेंगे, उतनी ही हिफाजती तदाबीरें जो हैं वो आप इख्तियार कर सकते हैं। तो नेचुरली हम परेशान हैं। आप देखिए, जो असल मसला इंडिया में बना वो कुंभ के वो जो मेला था उसके बाद वो बना कि बहुत ज़्यादा लोगों का इकट्ठ हुआ, और सारों ने वो जो भी सारे उनके रिचुअल्स होते हैं उनको जब, तो उसके बाद आप देखिए कितनी तबाही मची। तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर ये काम हमसाए मुल्क में हो सकता है तो हम भी इस मुश्किल में से गुजर सकते हैं। और हमें ईद का त्यौहार जो है, अल्लाह ताला और बहुत सारी खुशियों के, और आइंदा की ईद की बहुत खुशियाँ आएंगी। इस मरतबा हमें सादगी से ईद मनाना हम सबका फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं तो ये कहती हूँ कि आप सादगी से ईद मनाएंगे, जो आप बचत करेंगे आप किसी की मदद कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वैक्सीनेशन की बात कर लें, एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान में आ गई है। अब सिंध में तो वहाँ पर 40 से कम उन्होंने वैक्सीनेशन तो शुरू कर दिया, लेकिन क्लॉटिंग की वजह से वो ये कह रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका ना लगाएं, और शायद NCOC ने भी यही कहा है। अब WHO ये कह रही है कि वो आप लगा सकते हैं। ओवरऑल क्या आप समझती हैं कि कैसी वैक्सीन है ये, क्या लगाई जाएगी ये सबको, या मखसूस एज ग्रुप को ये लगाई जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है जहाँ तक एस्ट्राजेनेका का ताल्लुक है, उसकी जो एडवाइजरी है जो NCOC ने हमें भिजवाई है, उसके मुताबिक ये है कि अब 40 ईयर्स को ही लगानी है। और मेरा ख्याल इट इज़ ऑलवेज सेफ कि आप अब एज 40 वालों को ही लगाइए जो हमारे पास आई है। सो आई थिंक मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो हमने इज्तमाही सोच के तहत अपनी बीमारी का इलाज, प्रिकॉशन, प्रिवेंशन, इसका हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। तो हम तो जो इंस्ट्रक्शंस हमें NCOC ने दिए हैं कि अब एज 40 को लगाने, इंशाल्लाह उन्हीं को लगाएंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिन वैक्सीन्स को वो करती है, आपको पता है, रजिस्टर करती है, जैसे उन्होंने साइनोवैक को भी किया है, वो दे आर सेफ वैक्सीन्स। माइल्ड साइड इफेक्ट तो आपको पता है किसी भी वैक्सीन में भी हो सकते हैं। अभी भी लोग जब वैक्सीन लगाते हैं तो कुछ लोगों को सेकंड डोज के बाद हल्का सा बुखार, कोई थोड़ी सी सर में दर्द वगैरह, इस तरह के लोग शिकायत करते हैं, या जहाँ टीका लगा हुआ होता है वहाँ थोड़ी सी कहते हैं कि दुखन होती है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं जब आप वैक्सीन लगवाते हैं। बच्चों को आप वैक्सीन लगवाएं तो बच्चों को भी एक दिन के लिए बुखार चढ़ जाता है। तो ये छोटे मोटे रिएक्शंस जो हैं वो तो हैं, लेकिन जहाँ तक एस्ट्राजेनेका का ताल्लुक है, उन्होंने कहा जी 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को लगाएं। और हाँ, अगर कोई कोमॉर्बिडिटीज़ तो वैसे भी हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए कि कोमॉर्बिडिटीज़ जिनमें हो उनको एहतियात करके। चले डॉक्टर साहब, आता है कि चौने का साजिन वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है कोविड की उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अदरवाइज बलूचिस्तान में जो सियासी हालात हैं, जो खुसूसन वज़ीर आला जाम कमाल हैं, उनको काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। ख़ुद अपनी बाप पार्टी उनसे नाराज़ है, उसके अलावा तहरीक इंसाफ जो उनकी इत्तेहादी जमात है वो भी उनसे नाराज़ है। बलूचिस्तान के जो अवामी पार्टी से भी उनका ताल्लुक़ है, और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान है लियाकत शेबानी साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में हुकूमत किसी की भी हो, लेकिन हर दौर में सियासी कशमकश जो है वो सर उठाती रहती है। इस मरतबा बलूचिस्तान में सियासी कशमकश का मरकज़ जो है वो तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। दोनों जमातें सूबाई हुकूमत में इत्तेहादी हैं। दोनों का रिश्ता सिर्फ ज़रूरत का ही है। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत में दूसरी बड़ी जमात है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी विफाक में भी PTI की अहम इत्तेहादी है, लेकिन इस इत्तेहाद में खिंचाव जो है वो आ चुका है और बाप पार्टी के अंदर भी मसाइल नज़र आ रहे हैं। जो है वो तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो बाप पार्टी के वज़ीर आला और गवर्नर से जो है वो वज़ीर आला से नाराज़ हैं। यही वजह है कि गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन जई को ओहदा छोड़ने का कहा था गुज़श्ता दिनों। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल की अपनी पार्टी के स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बुज़ंजो से नाराज़ी जो है वो बढ़ गई है। काफ़ी पुरानी नाराज़ी है ये, जिसके बाद उन्होंने ख़त लिखकर स्पीकर की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इज़हार किया। साथ ही इत्तेहादी जमातों में इख्तिलाफ़ात के सबब वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के लिए भी अफवाहें हैं, आवाज़ें भी उठ रही हैं। स्पीकर बलूचिस्तान कुद्दूस बुज़ंजो ने पार्टी में अपने जो उनके हम ख्याल अरकान हैं उनसे राब्ते तेज़ कर दिए और अब वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं। और साथ में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया कि वो खुद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं, कि वो अब नए इलेक्शन होंगे इंट्रा पार्टी और उसमें नए सदर भी मुंतखब हो जाएंगे जो उनके अलावा और कोई होंगे। तो ये क्या चल रहा है बलूचिस्तान में, इसी मामले पर बात करेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के लियाकत शहबानी हमारे साथ मौजूद हैं। शहबानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि कुद्दूस बुज़ंजो साहब, स्पीकर साहब और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं, ये आखिर इनमें मसला है क्या? क्योंकि इतना खुल के ख़त लिखना स्पीकर अपने स्पीकर के ख़िलाफ़, और फिर स्पीकर साहब भी बड़ी खुल के आजकल बातें कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं कि जी इनको चेंज करना चाहिए। तो मामला जो है थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है। जी, स्पीकर कुद्दूस बुज़ंजो साहब की जो बातें और मुलाकातें हैं, ये तो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का वज़ारत आला का उहदा संभालने के बाद ही ये मामला शुरू हो गए थे। और कुद्दूस बुज़ंजो साहब चूँकि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के अदम एतमाद के बाद 4 या 5 माह के लिए वो CM आ गए थे और ये उनकी ख्वाहिश थी कि इस गवर्नमेंट में भी वो एज अ CM जो है कंटिन्यू करें। लेकिन जाम कमाल साहब वो पार्टी के हेड भी हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पे उन पे एतमाद किया गया, उनको नॉमिनेट किया गया पार्टी की तरफ से, उनको इलेक्ट किया गया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस से इलेक्ट हुए। MPs ने वोट दिए। कुद्दूस बुज़ंजो साहब कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन गाए बगाए वो अपने इस ख्वाहिश को नहीं भूले और गाए बगाए इस तरह के वो ख्वाहिशात का इज़हार करते रहे। लेकिन हर एक बार जो है उन्हें जो है मायूसी का सामना रहा और हमेशा ही अकेले रहे। और अभी तो वो दबे अल्फाजों में अपने इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। लेकिन पिछले साल वो सामने भी आ गए थे, मुझे याद पड़ता है, आपके साथ शो भी हुआ था। लेकिन क्या बना उसका? याद आदिल भाई, उसका क्या बना? वही उसी शो में उन्होंने कहा था कि जाम कमाल साहब को चेंज करना चाहिए। लेकिन इस बार क्या आप नहीं समझते कि थोड़ा मामला जो है शहबानी साहब बिगड़ ऐसे गया है कि अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो भी खुश नहीं है, ज़हूर बुलेदी साहब और उसके अलावा भी 2-3 ऐसे लोग हैं जो वुज़रा हैं। फिर जो तहरीक इंसाफ है वो तो अब देखें, यार मोहम्मद रिन साहब का तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, वो ही इज़ नॉट हैप्पी कि जी जाम कमाल साहब की हमारे साथ बतौर इत्तेहादी ट्रीटमेंट ठीक नहीं है। तो उसी वजह से क्या अब जाम साहब ने भी ऐलान किया कि चलें जी एक और शख्स को पार्टी हेड बना देते हैं तो कोई तो खुश हो जाएगा। देखिए, पार्टी हेड जो है जाम कमाल साहब ही को उनकी जमात में पजीराई हासिल है। वो एक विजनरी लीडर हैं और एक कदावर सियासी शख्सियत के तौर पे जो है बलूचिस्तान में उनकी एक पहचान है, न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि एज अ पार्टी लीडर भी। सूरत हाल ये है कि उसके पार्टी जो है उनको री इलेक्ट करेंगे। बाकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कोई और कैंडिडेट सामने आता है, ज़्यादा वोट स्कोर करता है, येस ऑफ कोर्स वो पार्टी सरबराह भी बन सकता है। सरदार यार मोहम्मद रिन साहब जो है इस्तीफा एग्रीव्ड हैं, लेकिन उनकी जो ग्रीवेंसेज है सबसे पहले बलूचिस्तान असम्बली की फ्लोर पे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के अगेंस्ट थे और उनको ये शिकवा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब, फेडरल गवर्नमेंट उनको एज अ स्पेशल असिस्टेंट कोई वक़्त नहीं देते, उनकी कोई से नहीं है। बलूचिस्तान के इशूज़ उन्होंने टेकअप किए फेडरल गवर्नमेंट के साथ,
वो हल नहीं हुए। बेसिक तो उनका प्राइम मिनिस्टर से गिला था, जाम कमाल साहब से तो बहुत कम उन्होंने शिकवे किए थे, और यकायक वो शिकवे शिकायत में कैसे तब्दील हुए और कैसे बढ़े, और फिर इस ख्वाहिश का इजहार कि अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाए। पहले तो ये कि सरदार साहब से भले आप ही पूछ रहे हैं कि अगर उनके ग्रीवेंसेज है वो क्या है, किस बात पे नाराज हैं, और किस सेक्टर में काम नहीं हुआ, या उन्हें क्यों लगता है कि अच्छा वो चले, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन वो कहते हैं कि उनकी वजारत में भी मुदाखलत हो रही है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन इस पर आपका जवाब लेंगे लियाकत शेरवानी साहब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान के जो भी जाम कमाल साहब को मसले मसाइल दरपेश हैं, हुकूमत को खुसूसन जो तहरीक इंसाफ है वहाँ पर उनकी इत्तेहादी है वो भी नाराज़ है। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शेरवानी साहब से तफसीली गुफ्तगू हमने ब्रेक से पहले भी की और उनसे करेंगे। अच्छा, बात हो रही थी सरदार यार मोहम्मद रिन की, जो कि सरबराह हैं तहरीक इंसाफ के, वहाँ पर सूबाई वजीर भी हैं जाम कमाल साहब की कैबिनेट में। उनके जो गिले शिकवे हैं थोड़े बहुत वो तो आपको वैसे ही पता होंगे, लेकिन जहां तक हमें पता है कि उनकी वजारत में मुदाखलत हो रही है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, और सीएम साहब जो हैं वो उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी पार्टी के कारकुन हैं, हालांकि वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। ये जो गिले शिकवे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो मुझे पता है, आपके सामने रख दिए। देखिए, सीएम साहब जो है सबको ऑनरेबली ट्रीट करते हैं, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनको पार्टी के सरबराही के तौर पे उनकी एक रिगार्ड है, अत्ता के चाहे पीटीआई के वर्कर्स हैं या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की या दीगर कोलिशन पार्टनर्स, इवन कोई भी पॉलिटिकल वर्कर जाम कमाल साहब जो है उनकी बड़ी रिगार्ड करते हैं। अब मुदाखलत आप किसको कहेंगे? रूल ऑफ बिजनेस के तहत मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट्स के अपने अपने जो है डोमेन है, एरियाज है जहाँ पे वो फंक्शन कर सकते हैं। ऊपर जाके चीफ सेक्रेटरी साहब का जो है वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफर पोस्टिंग, उनका जो है डिस्क्रेशन है, और ओवरऑल सुपरविजन और तमाम सूरत-ए-हाल को देखना, महकमों को एक सही गाइडलाइन देना, ये तो चीफ मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, और वो इस बात का अकाउंटेबल है। उन्होंने महकमे किसी को तफवीज़ करके आंखें बंद तो नहीं कर सकते शाहजेब भाई। उन्होंने तो पूरे बलूचिस्तान के लिए उनका विजन है, और खसूसन हेल्थ, एजुकेशन, डैम्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये तो सर्विस डिलीवरी डिपार्टमेंट है। इसमें तो जाम कमाल साहब का अपना विजन है सर। ठीक है, नहीं वो विजन तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं जो डेवलपमेंट की और उसकी बात कर रहे हैं, इसके तो कोई भी अगेंस्ट नहीं हो सकता ना। वो तो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल जाम साहब ऐसे चला रहे हैं सूबे को जिस तरह वो मैं कहूँगा नहीं जो बातें ये कर रहे हैं, लेकिन उन कोट अनकोट जो उन्होंने कहा है कि ज़ाती जागीर के तौर पर इस्तेमाल कर जिस तरह से चलाया जाता है सूबे को, बिल्कुल उसी तरह चला रहे हैं वो उसको। तो ये जो उनके कंसर्न, और ये तहरीक इंसाफ नहीं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी में भी कुदूस बुज़िंजो के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मिनिस्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि जी ज़्यादा काम नहीं करने, इख्तियारात के भी वो। तो शायद जाम साहब को भी कुछ थोड़ी बहुत जो है इंट्रोस्पेक्शन भी करनी चाहिए। देखिए, जाम साहब जो है बलूचिस्तान को ज़ाती जागीर के तौर पे नहीं बल्कि ज़ाती जिगर के दर्द को महसूस करते हुए अपने दिल से उसको चला रहे हैं। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, ये नहीं कि मैं एज ए स्पोक्स पर्सन इस पोजीशन पे बैठा हूं, मैं डिफेंड कर रहा हूं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर पूरे बलूचिस्तान के ये चंद हदवार जब से हमने होश संभाला है, मैंने देखा है जिस तरह जाम कमाल साहब बलूचिस्तान को लेकर चल रहे हैं। जाम कमाल साहब का अपना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनके कोई क्रोनिज्म नहीं है, कोई सिंकोफेंटिज्म नहीं है। जाम कमाल साहब का विजन है बलूचिस्तान को डेवलप करना, खुशहाली की तरफ गामजन करना, करप्शन से पाक। अब करप्शन में जो है काफी मिटिगेशन आई है, कम हुई है, मुकम्मल यकीनन खत्म नहीं हुआ होगा। सूरत-ए-हाल बहुत बेहतर, ये वही बलूचिस्तान है करप्शन के हवाले से सबसे पहले बलूचिस्तान का नाम आता था। आज जो है कोई इस हवाले से जिक्र नहीं करता, कोई बड़ा स्कैम। अच्छा सालों में नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो इलेक्शंस होने हैं, तो क्या उसमें जाम कमाल साहब खुद भी लड़ेंगे? वो अभी भी पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन क्या वो खुद भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? वो मेरे ख्याल जब इंतखाबात होंगे उसी वक्त शायद जाम कमाल साहब ये फैसला करेंगे। मुझे ये लगता है कि पार्टी के जो काउंसल्स हैं, मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ काउंसल्स, वो इस
ख्वाहिश का इजहार भी करेंगे और मुतालबे की सूरत में भी सामने शायद है कि वो खुद चाहेंगे कि जाम कमाल साहब जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी को लीड करते रहें। और वर्कर उनसे चूंकि मुतमईन हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए डायरेक्ट तमाम अपने कारकुनान से उनका राब्ता है, पब्लिक में जाते हैं, उनसे राब्ता करते हैं, लोग उनके पास आते हैं। मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का जो चेहरा आइंदा साल डेढ़ में आपको नजर आएगा आदिल भाई, उसके बाद शायद इस तरह के सवाल जो भी करे आप खुद उसको वहीं पर जवाब देंगे कि जाम कमाल साहब ने मुदाखलत नहीं किया, बल्कि उन्होंने महकमे को सही राह पे लगाया, लोगों के लिए उन्होंने अच्छा शिवानी साहब, अब चूंकि ईद भी जो है वो उसमें आपको पता है कि 3-4 दिन में लोग एक दूसरे के पास जाएंगे, एसओपीज की खिलाफ वर्जियां भी होंगी, वो पूरा सारा बलूचिस्तान की इस वक्त क्या है ना, क्या आपको भी ये खौफ है कि ईद में फिर एसओपीज जो है चूंकि उस पर अमल पैरा नहीं हुआ जाता तो कोविड के केसेस जो हैं वो तेजी से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन बलूचिस्तान की क्या है? ओवरऑल सिचुएशन खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है और केसेस बढ़ने का हमें खौफ भी है, और केसेस बढ़ने की सूरत में हेल्थ केयर सिस्टम पे जो प्रेशर डेवलप होगा उससे हम खौफजदा भी हैं। और पिछले 2 ईद में भी मैंने डेटा 12 शेयर किया है कि 3 से 4 गुना केसेस में इजाफा हुए थे गुज़िश्ता 2 ईद पे, और ये पूरे मुल्क में इजाफा हुए थे। हमारे लोग जो है, भले आप मार्केट बंद कर लें, जब अपने ये गांव वापस जाएंगे लोगों के साथ इनका मेल मिलाप मोस्ट ऑफ द टाइम उसी तरह रहेगा और उससे केसेस बढ़ेंगे। और 7 मई को एक 28 से 7 मई के दरमियान आईपर एक पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे इंस्टीट्यूट है, उन्होंने सर्वे कंडक्ट किया। 69% पाकिस्तानियों का कहना है कि जो कोविड की सिचुएशन है पाकिस्तान में वो खराब होती जा रही है, शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, और ये अब लोगों ने महसूस करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि 59% लोग अब ये कह रहे हैं इसी सर्वे के मुताबिक कि उन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट करना है। तो सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ रहा है। कल 5 लोग बलूचिस्तान में रिपोर्टेड कोविड के पेशेंट से उनकी डेथ हुई है, और उसके अलावा अनरिपोर्टेड जो डेथ लोगों के वाकई हो रहे हैं लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम जाते हैं लोगों के पास, फातिया पे जाते हैं, सिम्टम्स पूछते हैं कोविड के हैं। जब इस अगला सवाल मेरा होता है कि आपने उसका सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवाया, तो लोग कहते हैं नहीं, चूंकि वो एक्सपायर होने जा रहा था या खुदा न ख्वास्ता एक्सपायर हो गया, तो अब जो है सैंपल बेचने का फायदा नहीं। लोगों का ये माइंडसेट है। जो डेथ टॉल है इस वक्त वो ज्यादा है, रिपोर्टेड से कहीं ज्यादा है। तो हमने तो मुकम्मल लॉकडाउन किया हुआ है, 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन है। तमाम शॉप्स, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरनल, इंटर प्रोविंशियल, इंटर डिस्ट्रिक्ट, उस सब पे पाबंदी है। 144 हमने इम्पोज किया डिस्ट्रिक्ट कोयटा में, और कोयटा में जो है मास्क पहनने का मैंडेटरी ऑर्डर भी हमने जारी किया है। कल सिर्फ एक दिन में हमने 6000 शॉप्स कोयटा में सिर्फ हमने बंद किए हैं, और मुतअद्दिद लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है, चंद एक के खिलाफ FIR भी दर्ज किए हैं। तो ये हम खुशी के तहत नहीं कर रहे, बहालत मजबूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इंडिया में जो सूरत हाल है, और आज तो ये खबर थी कि पाकिस्तान में जो इंडियन वेरिएंट कोविड केस है वो भी रिपोर्ट हुआ है, ब्राजीलियन वेरिएंट है। बहुत सारे तो ऐसे स्ट्रेन हैं जो हमारे लेबोरेटरीज जिनका तशखीस कर भी नहीं सकते। ये एक और चैलेंज सामने आ रहा है। इसके बाद जो है सिलेंडर्स, ऑक्सीजन, वो चैलेंज, तो कई एक चैलेंज जब हम देख रहे हैं, अपने तौर पे हमने तैयारियां तो जरूर की हैं, लेकिन अगर सूरत हाल बहुत बिगड़ती है तो फिर यकीनन सूरत हाल खौफनाक होगी। और अल्लाह करे ऐसा ना हो। नाज़रीन, आपसे भी अपील ये है कि स्पेशली अब ईद और उसमें जाहिर बात है SOPs की उतनी पाबंदी से नहीं की जाती जो नॉर्मल डेज में होती हैं, तो मास्क ज़रूर पहनें और फासला रखें, हाथ बिल्कुल ना मिलाएं। और ईद में तो लोग गले भी ज़्यादा मिलते हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना SOPs पर अमल दरामद कर सकें। जिस तरह लियाकत शवानी साहब बता रहे थे कि उन्हें ख़तरा है, यास्मीन राशिद साहिबा ने भी यही बात की, उनसे पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर से भी उनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी कि सबको ख़तरा है, खौफ है कि ईद के बाद अचानक से ये केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स पर भी जाहिर बात है फिर दबाव बढ़ेगा। तो आपसे भी हमारी अपील यही है कि अपने और गिरदोनवा का ख्याल रखें, और मैं तो ये कहूँगा कि रहम करें अपने और गिरदोनवा पर भी। और मैं खुद से भी ये कहूँगा, आपसे भी मेरे सख्ती से अब हमें बात करनी पड़ेगी कि SOPs आप ज़रूर फॉलो करें, ईद अपनी मनाएं, लेकिन उस ईद की जो छोटी खुशियाँ होती हैं जिसके लिए आप SOPs पामाल कर लें,
वो खुदा ना ख्वास्ता किसी बड़े गम की सूरत में आपके सामने ना आ जाए। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुछ एक्सक्लूसिव खबर है हमारे पास। कितना नुकसान अब तक हो चुका है, हुकूमत का प्लान क्या है, किस तरह से इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, तफसीली गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ हुकूमत ये दावे कर रही है कि वो इदारों की बेहतरी और तरक्की के लिए काम कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब असल जो अदाद शुमार और सूरत हाल कुछ अलग ही तस्वीर कशी कर रहे होते हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल को पिछले तकरीबन 10 सालों में अब तक 450 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ रहा है और वो किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता दिनों काबीना में कौमी एयरलाइन का जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग या तामीर नौ का मंसूबा ज़ेर बहस आया, लेकिन सिवाय उम्मीदों और आदाद शुमार के गोरख धंधे के कुछ हासिल वसूल ना हुआ। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दारा जाती इस्लाहात डॉक्टर इशरत हुसैन ने हाल ही में काबीना को इस प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी, जिसकी उसूली जो प्लान था वो उसकी मंजूरी काबीना ने दे दी है। इस प्रेजेंटेशन में माली बहाली के प्लान के बारे में इशरत हुसैन ने तजवीज़ दी कि PIA के तमाम वाजिबात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान अपने सर ले ले, लेकिन ज़राए के मुताबिक काबीना को दी गई इस तजवीज़ की वजारत ख़जाना ने भरपूर मुखालफत कर दी है और ये कहा गया है कि बग़ैर किसी बिजनेस प्लान के वजारत ख़जाना ये वाजिबात अपने सर नहीं लेगी। वजारत ख़जाना के मुताबिक हर चंद साल बाद PIA जो है वो वाजिबात अपने हुकूमत से क्लियर करवाती है और फिर दोबारा से कर्जे लेकर अरबों रुपए का खसारा खड़ा कर देते हैं। काबीना को दी गई ब्रीफिंग में इस प्लान के दूसरे सफ़े पर ही वाज़े लिखा गया है कि PIA एक शदीद परेशानी में, यानी ये उसका टाइटल है इस पूरी रिपोर्ट का। तो PIA के मनफी माली खसारे की मालियत जो है वो 460 अरब रुपए बताई गई है, जिसमें सिविल एविएशन और कौमी तेल की कंपनी PSO को वाजिबुल अदा कर्जे, उसके अलावा हुकूमती कर्जे भी इसमें शामिल हैं। एविएशन डिवीज़न के कौमी असम्बली में इस साल फरवरी में जमा करवाए गए तहरीरी जवाब के मुताबिक PIA को 2005 से 20 तक तकरीबन 499 अरब 75 करोड़ का नुकसान हो चुका है। नून लीग के आखिरी साल में सबसे ज़्यादा 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में कौमी एयरलाइन के खसारे में बतदरीज कमी देखने में आई है। तहरीरी जवाब के मुताबिक 2019 में ये खसारा कम होकर 55 अरब रह गया। 2020 में PIA के खसारा मजीद कम होकर 39 अरब रह गया, लेकिन इस कमी की बुनियादी वजह कोरोना की वजह से पैदा सूरत हाल और यूरोपीय एविएशन एजेंसी IATA की मुबैना जाली डिग्रियों वाले मामले पर PIA पर लगाई गई पाबंदी भी है। तमाम 38 सफ़ात पर मुश्तमिल प्रेजेंटेशन में एयरलाइन की नाकामियों का वाज़े एतराफ़ किया गया है, जिसमें आला इंतज़ामी सतह पर मुसलसल तब्दीलियाँ, सियासी असर रसूख, एहतसाब का फुकदान, जाली डिग्रियाँ, स्टाफ की कसरत वगैरह शामिल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ PIA स्टाफ की जो कसरत है उसका रोना रोया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब काबीना को यह कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भर्तियों पर आयद पाबंदी उठा ले तो PIA रिस्ट्रक्चरिंग को नई भर्तियों के जरिए कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर एविएशन गुलाम खान ने हमारे एक प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करते हुए ओवर स्टाफिंग का जिक्र किया था। तो PIA का जहाँ तक ताल्लुक है, तो देखें एक चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो रेशो है एम्प्लॉई एयरक्राफ्ट रेशो, अब कतर के पास 240 एयरक्राफ्ट हैं, 32,000 एम्प्लॉई हैं, 133 पर एयरक्राफ्ट बनता है। एमिरेट्स के पास 269 एयरक्राफ्ट हैं, 62,356 एम्प्लॉयज़ हैं, 231 की रेशो बनती है। तो इनमें से ये ओवर स्टाफिंग की वजह से PIA को सालाना 4.2 बिलियन रुपए का नुकसान हो रहा था। तो कम अज कम वो नुकसान रुकेगा और VSS वॉलंटियरली जिन लोगों को जाना है वो खुद इसको ऑप्ट करेंगे इस ऑफर को और बाइज्जत तरीके से वो लोग घर जाएंगे और कई कारोबार करेंगे और कम अज कम PIA अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। और इसमें भी जो रेशो देखें दुनिया में, अब भी जो मैंने बताया कि टर्किश एयरलाइंस सबसे कम है 94, सबसे ज्यादा एमिरेट्स की है 231 पर एयरक्राफ्ट। तो इस वक्त पाकिस्तान में PIA की है 483 पर एयरक्राफ्ट, तो उसे हम कम करके 250 करना चाह रहे हैं।
अच्छा। 30 एयरक्राफ्ट के लिए 7,500 एम्प्लॉइज होंगे, जबकि हमारे पास रेगुलर 11,356 एम्प्लॉइज हैं, 3,000 कुछ सौ के लगभग कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉइज हैं और टोटल 14,576 एम्प्लॉइज हैं। अब रीस्ट्रक्चरिंग का नाज़रीन सबसे बुनियादी नुक्ता जो है वो बिजनेस प्लान होता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर ऐसी किसी चीज का जिक्र नहीं है इस प्रेजेंटेशन में। कौमी एयरलाइन की रीस्ट्रक्चरिंग से कुछ हो पाएगा या बज़ाहिर ये भी एक और कोशिश है खुद को मसरूफ रखने की, कुछ होता है या नहीं, इसी पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे मेहमान खुसूसी रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये वजारत खजाना ने क्यों हाथ खड़े कर दिए हैं, क्यों कह रहे हैं कि जी हमने PIA को पैसे देने ही नहीं है? आदिल, स्टोरी के लिए एक तो जो प्रेजेंटेशन थी कैबिनेट की उसकी तफसील हमने शेयर कर दी। ज़ाहिर है इस बहुत ज़्यादा इसमें डेटा है, तफसीलात है जो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इशरत हुसैन ने शेयर की। तो हमने जब रिसर्च वगैरह मैं मज़ीद कर रहा था इसमें, तो 2004 का एक आर्टिकल मेरा don.com से की नज़र से गुजरा, उसमें भी तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए के खसारे की बात चल रही है। और उसके बाद मज़ीद इस तरह, और हम देख रहे हैं कि अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये दिसंबर के डेटा पे मुनहसर है, जिसमें 457 अरब रुपए के खसारे की बात हो रही है। तो इस वक्त जो फरवरी में जो नेशनल असम्बली में डेटा शेयर हुआ था उसके मुताबिक जो खसारा है वो 499 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। तो वजारत ख़जाना के सामने जब ये डिस्कस हुआ कि जी वजारत ख़जाना इसको ले लेगा, यानी हुकूमत पाकिस्तान, और वो अपने सर ये ले लेंगे और उसके बाद जो है ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगी सारी जो इसकी स्टेटिस्टिक्स हैं और नए सिरे से जो है ना ये काम शुरू करेगी। लेकिन वजारत ख़जाना ने यह कहा कि ऐसा नहीं हो सकता जब तक बिजनेस प्लान हमारे सामने नहीं आता कि ये काम कैसे होगा, आगे ये कैसे होगा, बोर्ड कैसे इसका बनेगा, इसकी बाकी चीज़ें कैसे तश्कील पाएंगी, जहाज़ों की खरीदो फरोख्त कैसे होगी। जब तक ये प्लान हमारे सामने नहीं आता कि अगले 10 साल और 15 साल में इन्होंने क्या करना है, तब तक हम जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। लिहाजा उन्होंने कहा है कि जब तक वो नहीं आता तो हम नहीं कर सकते। अच्छा रियाज, ये बताएं कि क्या वजह है कि पिछले 2 सालों में बताया तो दावे, गुलाम सरवर खान साहब हमारे पास रेगुलरली आते हैं शो में, दावे तो बड़े हो रहे हैं लेकिन PIA में कुछ अच्छा करने की कोशिशें जो है वो बराबर साबित नहीं हो रही। आदिल, इसी सवाल को मैंने जो मुशर्रफ रसूल थे CEO जिनको सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था चंद साल पहले, CEO के थे PIA के, उनसे को मैंने ये प्रेजेंटेशन भी भेजी कि मैं आपसे इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उनके वो अमेरिका में थे, उनसे मेरी आज तफसीली बात हुई और उन्होंने बड़ी हैरानी का इजहार किया कि ये तकरीबन वही प्रेजेंटेशन है जो 2017 में मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़माने में थी कि PIA को स्प्लिट किया जाए, कमर्शियल को, इसको, और ये सारे मामला। तो इसमें नया कुछ नहीं है। तो उनका ये कहना था कि असल मामला ये है कि ये कहा जा रहा है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बोर्ड्स में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका असल में वो तजर्बा ही नहीं है जो होना चाहिए, और अगर किसी CFO को निकालना है तो सारा बोर्ड इकट्ठा हो जाता है, उसको निकाला नहीं जा सकता। तो उनका ये कहना है कि इतना टॉक्सिक माहौल है इस वक्त PIA के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है, और उन्होंने कहा था बाकायदा मुझे कोर्ट भी किया जा सकता है इस पर कि इतना बुरे हालात हैं कि इसमें एक अच्छा काम करने वाला ऑफिसर नहीं आ सकता। तो सारे रूल्स बदलने होंगे HR के, बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी, और इसके अलावा ऐसे बहुत से मामला हैं। बिजनेस प्लान होने का बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जो सारी रिस्ट्रक्चरिंग प्लान है ये बड़ी फायर फाइटिंग किस्म की का प्लान तो बहुत अच्छा है कि फिल वक्त ये कर दिया जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होगा, टर्किश एयरलाइन ने क्या किया, या तो वो मॉडल हमारे सामने है लेकिन शायद उस पर किसी की नज़र नहीं है। तो कहते हैं कि असल जो गवर्नेंस का मसला है उस पर शायद हुकूमत का अभी तक फोकस नहीं है, वो तवज्जो नहीं है। चले रियाजुल हक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।